बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। सुथरा पंजाब के अंदर 1 अरब रुपए के फ्रॉड का स्कैंडल सामने आया था। ये फिर रिक्विजिटली एस जो होता है एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, उसके पास रजिस्टर हुआ था केस ऑन द बिहेस्ट ऑफ सीईओ सुथरा पंजाब एजेंसी फैसलाबाद। उनमें से इन्होंने रिकवरियां स्टार्ट कर दी हैं और लगभग 40 से 50 करोड़ ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट यानी कि कैश एंड प्रॉपर्टी एंड सर्टन कार्स वगैरह उन्होंने रिकवर कर लिए। जो कॉन्ट्रैक्टर थे राय कमरुज़्ज़मान, वो प्रिंसिपल अक्यूज़ थे। उनके घर से 8 करोड़ रुपया कैश और एक डीएचए का प्लॉट वैल्यूड एट ओवर 12 करोड़ रुपया उन्होंने रिकवर किया। अभी आगे जो केस प्रोसीड होगा तो पता चलेगा कि या उन्होंने ये चीज़ें सुथरा पंजाब स्कैम से बनाई थी या उससे पहले की बनाई हुई थी। अगेन 1 अरब रुपये का फ्रॉड अलेज हुआ था, उसमें से 40 से 50 करोड़ रुपये रिकवर हो गए। सो दिस इज़ गुड। ये अच्छा हुआ ये चीज़ मंजर आम पे आई। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक्ट किया, जो नून लीग की मरीम नवाज साहब की गवर्नमेंट है, और सब्सिक्वेंटली फिर उसको किसी रिजल्ट की तरफ पहुँचाया। तो ये हमें एक नॉर्मल गवर्नमेंट से उम्मीद होनी चाहिए। एंड मुझे कोई आड़ नहीं महसूस होते हुए कह देंगे कि ये एक्चुअली अच्छा एक्शन है मरीम नवाज साहबा का। अल्लाह करे कि ये बंदा कन्विक्ट हो और पूरा 1 अरब रुपया रिकवर हो, जितना भी लॉस पब्लिक एक्सचेकर का हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर है ये जो लॉस हुआ, ये चोरी मेरी और आपकी जेब से डाली की है, कोई पीएमएलएन या पीटीआई या पीपीपी की ज़ाती जेब से नहीं डाली की। जब भी कोई ठेकेदार चोरी करता है या किसी गवर्नमेंट स्कीम में चोरी होती है तो मेरी और आपकी जेब में से डाका मारा जाता है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे। तो आप समझिए कि आप पे घर 1 अरब रुपये की चोरी हुई है। तो ये अच्छी बात है। तो मैं कहा स्टार्ट ही हम इस चीज़ से करें ताकि आप लोग ये कह सकें यार को पॉजिटिव न्यूज़ भी होती है, नॉट ऑल डिप्रेशन होती है ऑल अराउंड। तो देयर आर गुड थिंग्स हैपनिंग। साथ ही पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया क्रैकडाउन ऑन इलीगल फैक्ट्रीज इन रेजिडेंशियल एरियाज़। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा है कि पूरे प्रोविंस के अंदर कोई भी बंदा जो एसओपीज़ वायलेट करे ऑफ फैक्ट्री, अब फैक्ट्री के एसओपीज़ क्या होते हैं समझाता हूँ। फैक्ट्री आपने एक ऐसे एरिया में खोलनी होती है जहाँ पे साफ़ पानी की सप्लाई और सीवरेज की सप्लाई की चैनल्स हों। आपने रेजिडेंशियल एरिया से दूर खोलनी होती है। आपने जो भी अपना वेस्ट होता है उसको करेक्टली डिस्पोज करना होता है। अगर आपने कोई धुआं छोड़ना होता है तो उसको भी आपने इन्वायरमेंटली फ्रेंडली करके छोड़ना होता है। अब ये एसओपी पॉलिसी है। ये कितना होता है? नॉट रियली। हाँ, जो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं या इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे एसओपीज़ इन्फोर्स होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है वो सारी फैक्ट्रियाँ इकट्ठी होती हैं, गवर्नमेंट की निगरानी होती है। लेकिन ओपन लैंड पे जो बनी होती है वहाँ पे अक्सर औक़ात जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा होता है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे लाहौर शहर और पंजाब स्मॉग से, पोल्यूशन से बहुत अफेक्ट होता है। अब ये क्रैकडाउन कितना अफेक्टिव होगा, दिस इज़ येट टू बी सीन। देखा, ये एक क्लेम है जो पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। अगेन इसमें मेरा एक प्रीएम्प्टिवली खदशा है कि कुछ लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगी और कुछ लोगों को तो ना जाएगा। ठीक, बिकॉज गवर्नमेंट के पास एक बड़ा ईजी टूल आ गया कि आपने जहाँ पे पीरा फोर्स की इफेक्टिविटी देखनी है, आप वहाँ पे जर्नलिस्ट को भेज देते हो और वो दिखाते हैं कि जनाब हम दुकानें बंद कर रहे हैं, बंदे पकड़ रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो लो जी पीरा फोर्स वाह 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 हो जाती है। उसी तरह आपने फैक्ट्रियों में रेड पड़वाने होते हैं तो आप साथ 2-3 साफ़ी ले जाते हो बताने के लिए हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको दिखाया जाता है कि जनाब एक दिन में हमने 50 रेडें मारी और फैक्ट्रियाँ सील की। फैक्ट्रियाँ तो हज़ारों की तादाद में, तो 50 रेट से तो कुछ भी नहीं होता। और क्या आप एसओपीज़ की वायलेशंस चेक करने उसी मैन पावर के साथ जाएंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ को जो आपकी और आपके दोस्तों की होती है? तो पॉलिसी बिल्कुल ठीक है और होनी भी चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेशन होना चाहिए कि आप वेस्ट के साथ क्या करें, लेकिन इसमें दिक्कत है। गवर्नमेंट पॉलिसी अक्सर औक़ात हाईजैक होकर प्राइवेट वेंडेटा बन जाता है कि आज नून लीग की गवर्नमेंट है, लिहाजा नून लीग की हमायत करदा इंडस्ट्रियलिस्ट अब पीटीआई के पीपी के इंडस्ट्रियलिस्ट को तुनेंगे एंड वाइस वर्सा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मामला चल रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि अब समर्स हैं तो हम सॉर्ट ऑफ अब प्रीएम्प्टिवली तैयारी कर रहे हैं स्मॉग की। ये भी बता दूं कि इस बात के ऊपर कई कैंपेन्स चलेंगी, कई बातचीतें होंगी, कई इश्तिहारात चलेंगे कि जनाब हमने ये फैक्ट्री बंद कर दी, ये कर दी ताकि स्मॉग कंट्रोल कर सकें। सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगजेब साहिबा ने यह भी क्लेम किया कि पंजाब की एयर क्वालिटी हैज़ शोन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर द पास्ट 2 ईयर्स ड्यू टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेजर्स। ये बात सच नहीं है। ये पर्सनल नहीं मैं ले रहा, लाइक मैं लाहौर में रहता हूँ, एहसन कैमरे के पीछे बैठा हुआ लाहौर में रहता है, मेरोज़ यहाँ रहता है। लाइक 2 साल में स्मॉग की सिचुएशन बेहतर नहीं हुई, इनफैक्ट ज़्यादा बुरी हो गई है। ज़्यादा देर स्मॉग रहती है। आपकी स्मॉग जो इनिशली आज से 10 साल पहले फॉर 10-15 डेज थी जब AQI बहुत हैजर्डस था, अब 2-2 ढाई-ढाई महीने होती है। मतलब आई थिंक इट इज़ सेफ टू से फ्रॉम नवंबर टू फेब, ये 4 महीने में वी गेट अबाउट 60 डेज ऑफ वेरी हैजर्डस AQI। तो शायद इम्प्रूवमेंट का मतलब कुछ और है, मे बी आई एम
आई फेल टू अंडरस्टैंड समटाइम्स हमारे लफ्ज़ों का चुनाव गलत हो जाता है, बट देयर हैज़ बीन नो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट. हाँ, सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट क्या थी जो कैंपेन गवर्नमेंट ने रन भी किया था, वो ये था कि हमने मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगा दिए हैं और उन्होंने हर इन्फ्लुएंसर को हायर किया था इस काम के लिए, जिन्होंने आपको बताया था कि पंजाब के अंदर जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम्स लग गए हैं. ग्रेट. मैं डॉक्टर हूँ, पूछें कैसे? क्योंकि मैं थर्मोमीटर से बुखार चेक कर सकता हूँ, तो हैंस आई एम अ डॉक्टर. और मेरे थर्मोमीटर से बुखार चेक करने से ऐसे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, मिरेकल. ठीक है. और अब इसके ऊपर मैं अरबों रुपए का पेड कैंपेन करवाता हूँ. डू यू सी द प्रॉब्लम? तो हम लोग पॉलिसीज़ बना लेते हैं. अगर आप पाकिस्तान का कानून पढ़ें, सीआरपीसी पढ़ें, सीपीसी पढ़ें, कानून सारे मौजूद हैं. उनका इस्तेमाल कैसे होता है वो मैटर करता है. सो बेसिकली आपके लॉ मेकर्स, आपकी जुडिशरी तक जब तक मामला पहुंचता है, आपके ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान उसका कुछ बना चुके होते हैं, मत्तिया पांचा कर चुके होते हैं चीज़ का, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम. हमने साथ ही केस में देखा था कि साथ को घर के अंदर से जाकर उन्होंने उठाया. वीडियो फुटेज मौजूद है. एफआईआर कहाँ की काटी है? किसी और जगह की. आप एक सेकंड के लिए तसव्वुर करें कि साथ एक्चुअली दहशतगर्द हो, अल्लाह माफ़ करें, लेकिन तसव्वुर करें आपने उसकी एफआईआर इतनी बोगस काटी है कि वो तो बेल करा के निकल जाएगा. मसलन आप हार्डन क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो आप चाहते हैं कि सारा एविडेंस हो, उसकी अंदराज भी ठीक हो, ताकि कोर्ट में ये बंदा कन्विक्ट हो जाए. लेकिन आपने ऐसा नहीं किया. क्यों? क्योंकि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस एक्चुअली कन्विक्शंस, एक्चुअल चेंज नहीं चाहते. दे वांट पीआर. आपके कितने पुलिस वाले जो टिकटॉक अकाउंट से ऑपरेट करते हैं, तो नए आईजी आए हैं तो उन्होंने मना किया कि आप नहीं कर सकते. आपके कितने जजेस हैं, आज के नहीं, जस्टिस रामदे के टाइम से, जो रिपोर्टर्स को बैठाते थे फ्रंट रो पे और बाकायदा डायलॉग्स देते थे डिसीजंस देते हुए, ताकि रिपोर्टर्स सुर्खियों में लिखें जंग की. तो ये आज का काम नहीं है. इट्स थ्रू आउट हमारे मुल्क में जिसको पास ताकत होती है, पैसा होता है, फिर वो मशहूरी के पीछे जाता ही जाता है कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने. ये जो आप गाड़ियों के प्रोटोकॉल भी देखते हैं, ये भी एक तरीका होता है बताने के लिए कि आई एम समबडी. ये अक्सर आप देखते हैं ना कि यंग बच्चे क्रूज़र चला रहे हैं, पीछे डाला है गन में, वो लोगों को दिखाना चाहते हैं. तो ये एक जहालत तो है. तो आपको वो देखने को बड़े पैमाने पे अब ये मिल रही है. ये अभी हम एक सूबे की बेसिकली 2 पॉलिसीज़ को डायसेक्ट कर रहे हैं. आप सोचें कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सरकारें हैं, वो कितनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, वो कितना कुछ करती हैं. अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब कोई दिक्कत नहीं है पीटीआई को जीबी के अंदर आने से और बातचीत करने से. ये बात सरातन झूठ है. आपके सामने जुनैद अकबर को आपने आने नहीं दिया, समाकुल राजा को आपने आने नहीं दिया. ऑब्वियस. हालांकि बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ बड़ी बड़ी तकरीरें की आपके मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एहसन इकबाल साहब ने बड़ी बड़ी तकरीरें की, साद रफ़ीक साहब ने की, नवाज शरीफ साहब ने बड़ी तकरीरें की. ऐसा दोनों जमातें ऐसे लड़ रही हैं ऐसे सबसे मकबूल जमातें हैं पाकिस्तान की. इनफैक्ट बिलावल साहब से गलती भी होगी. उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ये भी कह दिया कि हैं तो ये हमारे दोस्त, लेकिन ये इलेक्शन हम इनको हराएंगे. यानी कि वही जो नूरा कुश्ती थी 90s की, जो नूरा कुश्ती थी 2008 से लेके 18 तक, इट इज़ बैक. ठीक है. वो जो बिलावल साहब ने कहता है वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान, तो वो तकरीबन जीबी में आपने कर दिया. अब लेट्स सी जीबी की आवाम कैसे रिएक्ट करती है, बैलेट में वो कहाँ पे जाकर देते हैं, धांधली किस लेवल पे होती है, और कि फिर रिजल्ट्स आने के बाद लोग उन रिजल्ट्स को कैसे एक्सेप्ट करते हैं. बिकॉज देर आर सेवरल प्रोसेसेस. देर इज़ प्री पोल रिगिंग, पोल पे रिगिंग, रिजल्ट ऑल्ट्रेशन एंड देन देर इज़ एक्सेप्टेंस. ये 4 फेजेज़ में आपके इलेक्शंस मैनेज होते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी हर फेज़ में क्या होता है. आई बिलीव संडे को इलेक्शन है. ओके. सो जीबी और आज़ाद कश्मीर हमेशा इस्टेब्लिशमेंट बैक्ड सेंटर के पास ही हैं. आपका ये कहने का मतलब है, यानी कि अगर 18 के अंदर पीटीआई थी तो उनके पास गए थे, अगर 13 में नून थी उनके पास गए थे, अगर 8 में भी थी. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ वहाँ पे जमहूरियत नहीं है. सरप्राइजिंग. बार एहसन फुल बेचारा पीछे ना परेशान हो रहा है. हम इस्टेब्लिशमेंट बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ पर की हो रहे. जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं. जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको. बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया, जो कि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है.
इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। अच्छा जी, इन अनदर ग्रेट मार्का बाय पीपीपी उन्होंने प्रेजेंट कर दिया कि विमेन एज्ड अबव 35 टू बी इंक्लूडेड इन बेनिजी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। अच्छी बात है, स्पेंड एज मच मनी एज यू वांट, बट आप सिंध के बियॉन्ड पार्टी नहीं बन सकते, बिकॉज पंजाब ने आपको ओपनली रिजेक्ट कर दिया है, केपी ने तो आपको कर ही दिया था, बलूचिस्तान में तो जब खैर डेमोक्रेसी है ही नहीं, जीबी में आपको हुकूमत अगर मिल गई तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी है। तो दीज आर ऑल जस्ट फेक फुगाजी थिंग्स। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने कहा कि जनाब इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बहुत बड़ा मसला हो गया पंजाब में। या अगर आप ऑर्गन स्मगलर्स को एमपीएस बना देंगे तो आई एम श्योर वो बिज़नेस फले फूलेगा। लाइक हमने 90s के अंदर 2000 में देखा कि रियल एस्टेट और रियल एस्टेट अथॉरिटी बंदे एमपीएस एमएनएस बने, तो फिर रियल एस्टेट का ही कारोबार हुआ ना, फिर ऑर्गन्स का ही होगा। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ ने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट इन कोयटा कुड ईजिली एक्वायर अ किडनी फ्रॉम पंजाब विद द प्राइस रेंज फ्रॉम 18 से 20 लाख, यानी कोयटा से। हालांकि ज़्यादातर मोस्टली तो आपकी एक्सपोर्ट होती है मिडल ईस्ट को, लेकिन यहाँ से करते हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पनवर ने कहा कि डॉक्टर्स, हॉस्पिटल स्टाफ एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर ऑल इन्वॉल्व इन द सीनियर्स ऑफेंस। पैसे ही बहुत है ना यार, डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। द सुप्रीम कोर्ट वॉज हेयरिंग एन अपील बाय द पंजाब गवर्नमेंट अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंचेस एक्विटल ऑफ डॉक्टर फवाद मुमताज़। यानी कि सुप्रीम कोर्ट एक अपील हेयर कर रहा था पंजाब गवर्नमेंट की, जो कह रहे थे कि जो डॉक्टर फवाद मुमताज़, अल मशहूर बदनाम ज़माना फवाद मुमताज़ साहब थे, उनको आपने कैसे बरी जुमा कर दिया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी लाहौर जनरल हॉस्पिटल थे। ये पता है कौन है? गेस करो। अकॉर्डिंग टू एमपीए साकिब चद्दड़ की स्टेटमेंट, मेरी नहीं स्टेटमेंट, ये उनके कज़न है। इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा कब से कर रहे हैं? डॉक्टर फवाद और डॉक्टर सनाउल्लाह करते हैं। क्या ताल्लुक है उनके साथ आपका? डॉक्टर फवाद मेरा कजन। आपके कजन है वो? जी। वो तो कहते हैं मैं जानते नहीं साकिब को। कजन। वो तो आपको ये वो सारे लाइन में खड़े हुए थे, और जो मशहूर वीडियो है जहाँ साकिब चद्दर साहब बिल्कुल ही, अच्छा ये जो साकिब चद्दर साहब की टोर है और ये उनका एटीट्यूड है ना, वो सारा एकड़ापन निकला हुआ था उस वीडियो के अंदर। जो मस्कीन जो बंदा नहीं होता, ऐसे अन्ना मस्कीन खड़ा हुआ, जी मेरा नाम साकिब चद्दर है, आपको पता ही चल रहा हो कौन है। और अब आप देखें माशाल्लाह गाड़ियों के प्रोटोकॉल और परफ्यूम और खूबसूरत औरतें, क्या कह सकते हैं। स्टेट ये पटिशन आर्ग्यू कर रहा था कि डॉक्टर मुमताज़ इज़ हैबिचुअल ऑफेंडर। उसकी वजह ये कि एक्चुअली डॉक्टर मुमताज़ के खिलाफ मुकदमा 2002-3 से चल रहे थे, इट्स नथिंग न्यू, लेकिन वो बार बार बच जाते थे। टेक्सला के मजिस्ट्रेट ने उनको 7 साल रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख जुर्माने की फ़ाइन की थी। सेंटेंस अपहोल्ड हुई थी एडिशनल सेशन से, हाउएवर लाहौर हाई कोर्ट ने लेटर उनको बरी कर दिया था। बस आप पकड़े गए हैं रंगे हाथ, हमारे कोर्टों का भी तो कोई हाल नहीं है ना यार। उमर शरीफ साहिबा की जो बेटी की डेथ हुई थी ड्यूरिंग अ ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, लीगल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, राइट, तो उनका भी इलीगल ट्रांसप्लांट ऑपरेशन जो कश्मीर में हुआ था, उनकी डेथ हुई, उनका डॉक्टर भी यही बंदा था। सो लाइक ही इज़ वेल कनेक्टेड। ठीक है, वहाँ आपने अनमोल पिंकी पकड़ी तो कोकेन क्वीन आपके हाथ आ गई। एक बंदा जो पूरे पंजाब में आपका किडनी नेटवर्क चला रहा था, वो आपसे कन्विक्ट नहीं हो रहा, कोकेन क्वीन हमने पकड़ ली है जी माशाल्लाह। सिंध के अंदर कन्विक्शन रेट फॉर रेप केसेस जो हैं वो क्लाइम कर गए हैं अप टू 22% इन 5 years, यानी कन्विक्शन रेट रोज फ्रॉम 22% टू 22% 2025 फ्रॉम 5% 2022। इसके पीछे जो वजूहत बताई जाती हैं वो लीगल रिफॉर्म्स, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2021, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल सेक्शुअल ऑफेंसेज इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स SSOIU across all Sindh district. Investigators received training in evidence collection, case file preparation, and coordination with medical legal officers (MLOs) for timely forensic analysis. 2025 case statistics: Sindh 228 cases registered, 153 acquittals, 43 convictions. ये 228 केस जो थे ये एक साल में हुए थे रजिस्टर पूरे सिंध में। ये डाटा स्क्यूड है जो आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। आई बिलीव कि रेप 228 नहीं होते सिंध में सालाना, कहीं गुना ज़्यादा है। तो एक्चुअल जब आप NGOs का डाटा फैक्टर इन करते हैं कितने रेप केसेस होते हैं और फिर कन्विक्शंस देखेंगे तो ये तो 5% से भी कम हो जाएगा।
आई डोंट नो ये कैसे कर रहे हैं। सेक्शन 3761 रेप केस जो होता है उसके 178 केसेस थे, 135 एक्विटल थे, 28 कन्विक्शंस थी। रेप बाय पब्लिक सर्वेंट के 9 केस थे, 0 कन्विक्शंस थी। गैंग रेप के 15 केस थे, 3 कन्विक्शन थी। रेप ऑफ माइनर के 25 केस थे और 12 कन्विक्शंस थी। रिपीट ऑफेंडर का 1 केस था और 0 कन्विक्शन थी। डीआईजी आमिर फारूकी ने कहा कि 22% कन्विक्शन रेट द हाइस्ट इन द कंट्री फॉर रेप केसेस है। वील हैव टू चेक दिस, आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू बट एनीवे। पेंडिंग केस लोड एट स्टार्ट ऑफ 2025 327 cases pending, 228 new cases, total 555 cases, only 198 disposed. Conviction rate calculated using disposed cases, final verdict is not total registered to avoid artificially low figures. फटेगी गल, उस न्यूज़ स्टोरी में ही गल फटेगी। यानी इस वक्त 555 केसेस हैं पेंडिंग इन कोर्ट्स, उनमें से 198 कंक्लूड किए गए हैं। उन 198 केसेस में से जो कन्विक्शंस आई हैं उसको डिवाइड किया गया है कंक्लूडेड केसेस से। मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह का अजाब हो ऐसे रियासत पे, ऐसे लोगों पे जो डेटे की मैनिपुलेशन करके अपनी एफिशिएंसियाँ दिखाना चाहते हैं। ये इंसानों की जान है। अभी लाहौर के अंदर जो वो वकूआ हुआ है जहाँ पे एक मेड का साथ ज़्यादती की गई है और वो फौत हो गई है बच्ची, और वो अपने डेथ बेड पे बता रही है कि मैंने बताया था कि ऑन है नाम लड़के का, ठीक है, ऑन है नाम लड़के का, इसने मेरे साथ ज़्यादती की और फिर ड्राइवर ने भी किया और उसने उसकी वालदा को बताया था और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप इसको तो सियासी फ़ुटबॉल ना बनाएं ना। और मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, कराची शहर से ये चंद महीने पहले आपने एक ठेले वाला पकड़ा था जिसने 100 से ज़ायद बच्चों के साथ ज़्यादती की हुई थी, वो डाला है आपने इसके अंदर? नहीं। तो ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए ना, हम लोग नंबर्स होते हैं जो उन्होंने बाबू लोग यानी सियासतदानों को पेश करने थे कि साहब मेरी नौकरी पक्की कर दो। तो ये हैं डीआईजी आमिर फारूकी साहब। सर दुनिया में तो आपके पास ताकत है लेकिन रोज़े मैशर आप क्या करेंगे? मसलन आप ख़ुद अगर डेटे को देखें तो 555 लोग हैं जो अफेक्टेड हैं, जो अदालतों में जा रहे हैं रेप के मामलात में। उन 555 में से सिर्फ 198 केसेस का डिसीजन हुआ है। उस 198 केसेस में से 43 लोग गालबन कन्विक्ट हुए हैं। तो दर हकीकत 555 लोगों में से 43 लोगों को सिर्फ इंसाफ मिला है जी। और ये भी आपके मुल्क की अदालतों में, जहाँ पे एविडेंस इकट्ठा करना, शहादतें डलवाना, जज करवाना, अपनी जान महफूज रखना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। और ये सब क्यों किया गया मैं अभी बता देता हूँ। स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट के जो पैसे दिए जाते हैं ना उसको जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज वहाँ पे किसी बाबू की नौकरी लगी हुई है, वो वहाँ से पैसे बटोर रहा है। तो चाहे पंजाब की सफाई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन को पैसे चाहिए हो इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, चाहे हमारे दिफा के लिए, हमारे बच्चों के, हमारी बच्चियों के दिफा के लिए, रेप केसेस की कन्विक्शन के लिए पैसे चाहिए हो, आने हमारी जेब से जाने इनकी जेब में और काम कक का नहीं होना। लेकिन उल्टा सीना जोरी की जाएगी बज़रिए मीडिया कि हम बहुत काम करें, फिर एक दूसरे को तमगे भी दिए जाएंगे। अभी तक 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला सेटल नहीं हुआ ना, और गरीब आबादियाँ तबाह हो गई। कुत्ते हैं हम इन लोगों के लिए, हमारी कोई हैसियत नहीं है। और मज़े की बात, पेशावर हाई कोर्ट ऑर्डर्स एक्शन अगेंस्ट एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट एस ऑफिसर फॉर रजिस्टरिंग केस अगेंस्ट जज। पेशावर हाई कोर्ट ने एक एफआईआर कॉस किया था अगेंस्ट जज हुमायूं दिलावर हु कन्विक्टेड इमरान खान इन द तोशाखाना केस एंड हिज ब्रदर सादिक दिलावर। नो लॉफुल बेसिस का कोर्ट ने एफआईआर के लिए इंक्वायरी रजिस्ट्रेशन सफर्ड फ्रॉम मटीरियल प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज डिलिबरेटली डिस्कार्डेड ऑफ रेलिवेंट फैक्ट्स एंड मैनिफेस्ट फेलियर। Abuse of authority. The conduct of the relevant ACE or director and circle officer disclosed abuse of authority and lack of bona fides. जो की procedural violation थी under ACE rules 1999, initiating an inquiry or registering an FIR against a BPS 19+ officer requires a chief secretary's permission. This was not obtained for Judge Dilawar. जज दिलावर के ख़िलाफ़ क्योंकि आपने इजाज़त नहीं ली थी चीफ सेक्रेटरी की, लिहाजा ये प्रोसीजरल एरर है, तो लिहाजा FIR ख़त्म।
बेशक जज दिलावर साहब ने वो क्राइम किया हो, लेकिन आपने कागज़ पूरा नहीं किया। ये जो FIR थी रजिस्टर हुई थी सितंबर 9, 2024 में, शॉर्टली आफ्टर जज दिलावर कन्विक्टेड इमरान खान बुशरा बीबी तोशा खाना केस। कोर्ट ने नोट किया अनयूजुअल डिग्री ऑफ एक्सपेडिशन इन द प्रोसीडिंग्स। कोर्ट कह रहा है कि जनाब आप इतना एफिशिएंटली काम क्यों कर रहे हैं, वी ऑल लुक बैड जब आप तेज तेज काम करते हैं। कमेटी रिपोर्ट, 8 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी ने यह देखा कि द लैंड इन क्वेश्चन हैड बीन ओन्ड बाय द पिटिशनर्स फादर सिंस 1969 एंड नो एक्सेस लैंड हैड बीन ऑक्यूपाइड। द म्यूटेशंस वर लीगली वैलिड, directing the KP government to take appropriate disciplinary action against the concerned AS officer. A compliance report must be submitted to the registrar within 60 days. Judge Dilawar and his brother filed the joint petition. Their father, Dilawar Khan, original petitioner, died during pendency of the case. बाबू लोगों पे आपने हाथ डाला, बाबू लोग जो सिस्टम का हिस्सा हैं उन्होंने आपको जवाब दे दिया, दैट्स ऑल देयर इज। ना उस अफसर का कुछ बिगड़ेगा जिसने एस की इंक्वायरी की थी, ना उस जज का कुछ बिगड़ेगा, सिस्टम चलता रहेगा। थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ आएंगे। आपका जो बेंजामिन नेतन्याहू है उसने एक बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट दी है। उसने कहा है हमें अमेरिका से जो हेल्प मिलती है हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और सालों से वो दे रहे हैं, लेकिन अब हमें उनकी मदद की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू की जो आपस में गालम गलोच हुई है वो अब मंजर आम पे भी आ चुकी है और दोनों साइडों ने ये भी कहा हाँ आपस में तू तड़ा हो जाता है लेकिन हम एक फ़ैमिली की तरह हैं। तो यानी उन्होंने तस्दीक किया इस चीज़ की। साथ इंटरव्यू होता है कि हर दूसरे दिन हम ट्रंप से बात करते हैं, सेंस नहीं बनता कि हम रिवील कर दें कि हम ईरान के बारे में क्या बात करें जो हमारी कॉन्वर्सेशन का सब्जेक्ट होता है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली फोर्सेस तैयार हैं, अमेरिकी फोर्सेस तैयार हैं, ईरान आग के साथ खेल रहा है और किसी भी वक्त हम ये हमला कर देंगे। रियलिटी ये है कि जंग होनी है, आप माने या ना माने। जो ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट का हाल कर दिया है उन्होंने अपनी इंटेंट बड़ी क्लियर कर दी है। मतलब कि वो फुटेज आपने कल रात दिखाया था लोगों को, वो आप देखें तो वो को डूम्सडे टाइप सिनेरियो ही लग रहा होता है। एंड इट टुक देम हार्डली एनीथिंग टू डू इट। मतलब अगर आप कहें कि जनाब बहुत बड़ा बराज था, चंद मिसाइल थे, चंद ड्रोन थे और काम तमाम हो गया। इनफैक्ट ड्रोन्स ने पूरे वॉर के जो डायनेमिक्स है वो इतने चेंज कर दिए हैं कि अब जो इम्पैक्ट की डेविस्टेशन होती है उसकी कॉस्ट कुछ नहीं होती। पहले आपको कॉस्ट बहुत हाई बेयर करनी होती थी डेविस्टेशन क्रिएट करने के लिए, इट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब ये 20-25 हज़ार के ड्रोन हैं, 100 फेंके काम तमाम, $2.5 मिलियन में 100 ड्रोन का हमला हो गया। तो ये तो हर मुल्क ही इसके लिए बहुत कैपेबल है। जो गुफ्तगू हुई है एक थोड़ी ख़तरनाक किस्म की, अब ये कितनी वैलिड है अल्लाह बेहतर जानता है। CIA एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन, उन्होंने मारियो नौफल से बात की और कोर्ट की इंटेल सोर्स कि ईरान विया पाकिस्तान, यानी कि ईरान विया पाकिस्तान इसाक डार साहब ने US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को वार्न किया कि ईरान कभी भी टॉक से जा सकता है, नॉन प्रोलिफरेशन को एग्जिट कर सकता है और डेटोनेट न्यूक्लियर डिवाइस एक्वायर्ड फ्रॉम अ थर्ड कंट्री कर सकता है। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम न्यूक्लियर बम के इतने करीब हैं। उसने ये भी कहा है कि हमें छोड़ दिया जाए अलहदा, जिस तरह नॉर्थ कोरिया को छोड़ दिया गया है, हमारे पास वेपन है। जब ये बात इसाक डार साहब से पूछी गई तो उन्होंने कहा ये कम्प्लीटली अनट्रू है और डिसइंफॉर्मेशन है। ये सब कुछ एक्सियोस ट्रंप नेतन्याहू लीक्ड अब्यूसिव कॉल के दरमियान ही हो रहा है। ये पैटर्न क्या डिपिक्ट करता है कि जंग होनी ही होनी है, पीस को चांस नहीं दिया जा रहा। यानी कि एक तरफ बताया जा रहा है कि जनाब नेतन्याहू और अमेरिका की नहीं बन रही, एक तरफ बताया जा रहा है कि ईरान ने चिट्टानंगा जवाब दे दिया है और साथ ये भी कह दिया कि हमारे न्यूक्लियर बम भी है। यानी कि इट इज़ वॉट वॉर मॉन्गरिंग, फियर आपके अंदर क्रिएट किया जा रहा है। अल्लाह हिदायत दे जी, ये दुआ कर सकते हैं। ना मैं ईरान चलाता हूँ, ना मैं पाकिस्तान चलाता हूँ, ना आप ईरान या पाकिस्तान चलाते हैं, अमेरिका चलाते हैं, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। इसी सब के दौरान जब ये हो रहा है पिछले 48 घंटों में, तो गज़ा सिटी के ऊपर जो फ़लस्तीन के अंदर है, इजराइल ने बॉम्बिंग कर दी, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को स्ट्राइक किया और 9 लोग शहीद हो गए, जिसमें से 4 छोटे बच्चे। तो दुनिया ईरान की जंग से पहले भी वहीं खड़ी है, ईरान की जंग के बाद भी वहीं खड़ी है। पाकिस्तान जो सीज़ फायर करता है, जिन्होंने गज़ा की बारी भी कहा सीज़ फायर हो गया है, लबनान की बारी भी कहा, ईरान की बारी भी कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, पाकिस्तान ने ट्राई किया, अच्छी ट्राई थी, वेल प्लेड, लेकिन हम ये मैच नहीं जीत पा रहे और अब हमें एक रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि शायद हमें इस मैच को डिफरेंटली खेलना चाहिए। हमें फ्रंट फुट पे आके मुसलमान मुल्कों की हमायत में खेलना चाहिए। ये कठपुतली वाला रोल नहीं चल रहा और हमें इसके पैसे भी नहीं मिल रहे। बाय द वे, इट्स नॉट लाइक वी आर गेटिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एड टू डू दिस। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है
कि जिन जिन मुल्कों ने अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन किया है वो मुल्क अब इज़राइल से वेपन्स ख़रीद रहे हैं मैस मिकदार में। मसलन के 3 to 15% राइज हुआ है इज़राइल का टोटल डिफेंस सेल्स इन जस्ट 2 years। ठीक, जो यूरोप को पहले इज़राइल वेपन्स बेचता था अब वो यूरोप को नहीं बेचा क्योंकि यूरोप ने रिफ्यूज़ किया इज़राइली वेपन्स देने से। इनफैक्ट इज़राइल को तो उन्होंने अपने एक शो में भी आने से मना कर दिया, वेपन्स का या टेक का ही था आई बिलीव। तो ये सारे अब वो अरब ममालिक ले रहे हैं और इसमें सरे फहरिस्त है हमारे दोस्त, हमारे प्यारे यूएई। ठीक, तो द सिचुएशन इज़ लुकिंग वेरी 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 वॉलेटाइल। ईरान के अंदर जो मिलिशा ग्रुप्स थे, जो पावरफुल ईरान अलाइंड मिलिशास थे, उनको उन्होंने अब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यानी कि ईरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यानी कि एक फ़ौज है, एक रॉयल गार्ड है और एक अब ये फोर्स भी है। बिकॉज वो इन्विजन कर रहे हैं कि जनाब जंग होनी ही होनी है, अपनी तैयारी सारी मुकम्मल कर लो। अगर आप रशिया की बात करें, ज़ेलेंस्की के बकौल रशिया 1 महीने में 120 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, जिसकी वजह से वो जब चाहे बैलिस्टिक मिसाइल बना के हमें मारी जाए, हम कुछ कर नहीं सकते। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग ख़त्म होनी चाहिए। I am ready for direct negotiations with Putin to end this war rather than wait in line while everybody finalizes all the conflicts in the world and then our turn comes। ये वो क्यों कह रहा है? बिकॉज बेसिकली यूक्रेन की जंग अब नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी है। 3-3.5 साल हो चुके हैं, पूरा यूरोप ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जंग हो रही है और वो ऑपरेट कर रहे हैं, अपने मुल्क चला रहे हैं। होता क्या है कि जब एक वकूआ होता है तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेते हो, लेकिन वो वकूआ रिपीट होता जाए तो वो आपकी साइकी का पार्ट बन जाता है। ईरान का वकूआ नहीं है तो अभी वो साइकी का पार्ट नहीं है। और टू बी फ्रैंक, यूक्रेन ने बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस दी है विद द अमाउंट ऑफ मनी दे वर गिवन टू डिफीट रशिया। मतलब ईरान को किसी ने पैसे नहीं दिए, मतलब $300 बिलियन तो नहीं दिए। ईरान ने तने तनहा होल्ड ऑफ किया है, इसराइल को भी मारा है, अमेरिका की हर किस्म की बेस को भी यहाँ पे मारा है। तो उनका रिस्पॉन्स खासी तगड़ा था, जिसकी वजह से लोग उनकी हमायत में भी खड़ा होना शुरू हो गए। यूक्रेन का काफ़ी कमज़ोर रिस्पॉन्स था। मसलन यूक्रेन की टेरिटरीज कैप्चर हुई जा रही हैं। यूक्रेन ने कोई रशिया की टेरिटरी फ़तह नहीं की, ईरान की आज सारी टेरिटरीज उन्हीं के पास हैं। तो दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये उसको परेशानी तो है। और इसी सब में जो हमारे मोटू भाई हैं किम जोंग उन, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर फोर्सेस एक्सपोनेंशियली एक्सपैंड करने लगूँ। यानी कि हमारे मोटू ने भी कहा कि मैं पीछे क्यों रहूँ, सारे खेल रहे हैं अपने खिलौनों के साथ, मेरे से पूछ कोई नहीं रहा। ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो द सिचुएशन इज़ वेरी वॉलेटाइल इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनली वी आर गोइंग टूवर्ड्स जीबी का इलेक्शन, जहाँ पे अभी रिसेंटली अली खामनेई की शहादत पे बहुत अफसोसनाक वकूए हुए थे। 2 हमारे सिपाही शहीद हो गए थे। अटैक हुआ था एक फ़ौजी हेडक्वार्टर के ऊपर, बिकॉज रिस्पॉन्स पाकिस्तान का बहुत कमज़ोर था अकॉर्डिंग टू हमारे जीबी के जो बहन भाई हैं। अब वहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, हिस्टोरिकली जीबी ने हमेशा अपने आप को अलाइन किया फेडरल गवर्नमेंट के साथ। क्या इस दफ़ा कोई डिफरेंस होगा? क्या मौके के ऊपर हमें डिफरेंस नज़र आएगा? इट इज़ टू बी सीन। साथ ही साथ आपके मुल्क के अंदर वर्चुअली वही पुराना निज़ाम ऑफ 2 पार्टीज़ लागू कर दिया गया है, बट दे आर सम हाउ इवन वर्स देन बिफोर। लाइक उनके पास और भी कम पावर है। लाइक 2008 में, 2013 में, 90s में बेनज़ीर, नवाज शरीफ, ज़रदारी साहब, नवाज शरीफ अगैन, दे हैड सम पावर। टुडे दे हैव नो पावर, दे आर जस्ट ब्यूरोक्रेट्स। आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो एक्चुअली प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उसका काम है रोडें बनाना, पुल बनाना, लॉ मेकिंग का तो कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, मतलब पंजाब असेंबली करती क्या है, कभी सोचा है? अच्छा, 17 तारीख को जी पंजाब का बजट पेश है। तो मैं रोज़ साथ में बड़े क्रिप्टिकली कहा है ऑफ कैमरा के साथ 17 को तो लग पता जाएगा एक बारी। 10 तारीख को जी बजट पेश हो रहा है। लेट्स सी उसमें क्या शगुफ़े होते हैं। बिकॉज बिटवीन बजट के पेश होना, महंगाई होना, बिजनेसेस ना चलना, आई थिंक कि हमारा बजट शायद और श्रिंक कर जाए। इट्स गोना हैपन। जब से मैं रोज़ इस दफ्तर में काम कर रहा है, पाकिस्तान का बजट श्रिंक कर रहा है, मैं आपको ये बता दूँ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो जो मैं रोज़ यहाँ पे आके बनवाई थी वो बजट श्रिंकिंग की थी, और पहला साल था बजट श्रिंक हुआ था। हमारी दुआ कीजिएगा यार, सारे मुसलमानों की दुआ कीजिएगा, हम भी करते हैं, और हमारे लीडरों की हदायत की दुआ कीजिएगा। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।